और here's the screen. हम लोग रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हैं, 16th लेक्चर है। यू नीड टू रिकॉल कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। So like we completed. Yes. We completed conductors, and actually I was having some doubts on capacitors, so I cleared that. Okay. So we have covered electrostatic and conductors. And in fact, your test was on that electrostatic and conductors. Well, so now we can talk about current electricity. So the next chapter is current electricity. Need not to say this is one of the most important chapters जो 12th के रहते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। और सिंस आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में पढ़ लिया होता है, तो चार्ज मूव करने लगता है तो उसको लोग करंट बोलते हैं। सो करंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है या उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, सर्किट्स वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद इस पे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ दे वर्क, वो भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। So you have not shared the screen. Screen is not shared. Yeah. Thank you. अभी दिख रहा है? Yes sir. Okay, तो आगे बढ़ सकते हैं। और अभी तक मैंने ये लिखा करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड नाउ वी आर गोइंग टू go into details. So इसमें सबसे पहले जो क्वांटिटी अपने को पढ़ना होता है वो करंट के बारे में। मैं बहुत शॉर्ट में बोलने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसको जनरली स्मॉल आई या कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं, एंड दिस इज बेसिकली चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो अगर आपको कोई एरिया दिया हो उससे कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है, सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज करंट। लिखने के लिए हम लोग इसको dq by dt लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस। इनका एवरेज और इंस्टेंटेनियस काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर्स पे वेलोसिटी पे रहता है, सिमिलर टाइप का होता है। करंट के बारे में कुछ और पॉइंट्स रहते हैं कि इसका जो यूनिट होगा, ऑफ कोर्स वी नो कि इसका यूनिट एम्पियर होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये स्केलर होता है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, इसके बावजूद भी स्केलर होता है। रीजन क्या एक्सटेंड करेंगे कि ये वेक्टर्स के रूल को फॉलो नहीं करता है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज नॉट फॉलोड बाय इट। इस छोटे से फॉर्मूला पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं लाइक दिस, कि अगर अपने को ऐसा बोला जाए कि लेट्स से करंट का एक्सप्रेशन दिया गया है समथिंग 2t+3 और समथिंग लाइक दैट, और आपसे पूछता है कि कितना एवरेज चार्ज फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है बताइए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई को dq by dt ले सकते हैं, इसको 2t+3 से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये 2t+3 dt बन जाएगा। देन गो फॉर इंटीग्रेशन, जिस टाइम से बोला जाए, जिस टाइम के लिए इनिशियल चार्ज अगर 0 था तो फाइनल चार्ज कितना होगा हम बता सकते हैं। सो चार्ज इज गोइंग टू बी इक्वल टू t² + 3d। अब आपको चार्ज पता चल गया है तो आप किसी भी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो बता सकते हैं, और एवरेज करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू रिमेंबर कि एवरेज अगर कभी अपने को कैलकुलेट करना हो इंस्टेंटेनियस वैल्यू से, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अब ध्यान से देखोगे ये डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, डेल्टा डी लिखा हुआ है। सो एवरेज इज नथिंग बट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डी, तो वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर अपने को क्यू पता होगा, आई निकालने के लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे, काम चलता है। तो 10 माइनर पॉइंट। इसके बाद में एक क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय J, और इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट दैट एरिया। टू राइट इट प्रॉपर्ली वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसा लिखते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट डी। बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो डिफरेंशियल करंट होती है दैट इज J इंटू डी होती है, डी ए और डी एस।
इसका इंटीग्रेशन एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसे ई डॉट डी एस हम लोग करते थे। डी एस बोलो या फिर डी ए बोलो, बात एक ही है, एरिया वेक्टर है और ये करंट डेंसिटी है। तो इस पर भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं और हम लोग रिलेट कर पाएंगे। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या आएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कौन सा लेता है? इसका वही डायरेक्शन होता है जो डायरेक्शन करंट का आता है। दो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट इट हैज अ डायरेक्शन, सो जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट करता है। डीए का कौन सा डायरेक्शन होता है? ये वही होता है जो डीएस का, दैट मींस सरफेस के परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके परपेंडिकुलर। जैसे कि इक्वेशन कैसा बना सकते हैं, तो एक एग्जांपल इसके लिए भी डील कर लेते हैं। ऐसा आपसे बोल सकते हैं कि लेट्स से अपने पास ये क्रॉस सेक्शन है और करंट कुछ ऐसे दिखाया गया है या करंट डेंसिटी कुछ इस तरह से दिखाया गया। इसका इंडिकेशन क्या है? दैट मींस एक सिलिंड्रिकल लॉन्ग वायर है और जो कि स्क्रीन के बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है और इसमें से करंट इनटू जा रहा है। क्रॉस का मतलब इनटू द स्क्रीन जा रहा है और करंट डेंसिटी इसलिए से जे। अब ये जे की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। लेट्स इसका जो बिगर रेडियस है वो आर दिया गया है और आपको बोलता है जे इज इक्वल टू जे नॉट इंटू आर, जहाँ पर जे नॉट एक कांस्टेंट है, या फिर के इंटू आर, या फिर के इंटू आर स्क्वायर। आर का कोई भी फंक्शन दे सकता है। सो आपसे पूछेगा कि फाइंड टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है। फाइंड टोटल करंट थ्रू वायर। ये वायर मैंने बोला है, वायर का मतलब ये सिलिंड्रिकल वायर है, उसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो हम लोग किस तरह से निकालने वाले होते हैं, तो अपने पास एक फॉर्मूला है करंट निकालने के लिए, जे डॉट डी ए करना पड़ता है। हाउ वी कैन परफॉर्म? अब बोलोगे कि जो करंट आएगी इट मस्ट बी इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। नाउ यही क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो इसमें हम लोग कहीं भी एक छोटा सा डी ए लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। सिंस वेरिएबल है सो बेटर वुड बी कि हम लोग एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले ले आर रेडियस पे जाने के बाद डी आर का। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसका अपना एक डी बनेगा। ओके, आपने एक आंसर ही बता दिया, गुड, लेट्स वेरीफाई। सो ये जो डी है उसको हम लोग लिखेंगे कि डी ए विल बी इक्वल टू 2 पाई आर डी आर, छोटा वाला आर लिया इसके लिए। फिर आप बोलोगे कि डॉट, पहले तो देखो डॉट सेटल करना है। अब देखो जे की डायरेक्शन इनटू है करंट की डायरेक्शन में, और एरिया का जो डायरेक्शन होता है जो भी हमने लिया उसके परपेंडिकुलर होता है, तो या तो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। सिंस अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है तो हम उसको जे के पैरेलल लेते हैं। सो जे के पैरेलल होगा तो फिर ये डॉट प्रोडक्ट हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम लोग लिखने वाले इज गोइंग टू बी जे इंटू डी ए कॉस जीरो 1 हो जाता है। देन यू कैन से कि जे की वैल्यू कितना है, के इंटू आर, डी ए की वैल्यू कितना है, ट्वाइस पाई आर डी आर। So how much current should be going? You will write twice pi k integration r square dr. टोटल करंट निकालना है, दैट मींस फ्रॉम जीरो रेडियस टू कैपिटल आर रेडियस तक स्मॉल आर को वेरी करा देंगे, तो जीरो से कैपिटल आर। सो आई विल टर्न आउट टू बी ट्वाइस पाई के आर क्यूब डिवाइड बाई 3। ये अपना आंसर बन जाएगा। और अगर ये सपोज कर लीजिए आर स्क्वायर रहता है तो अपना कोई और आंसर आ जाता है। आर की कोई भी पावर में रहेगा तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आर जे कांस्टेंट रहा होता तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं कि जे बाहर निकल आएगा, डीए आएगा, डीए का मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो जे पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सो एरिया कौन सा चूज करना है, जिसके अक्रॉस द करंट जा रहा हो और फिर उसके परपेंडिकुलर डीए हो जाएगा। तो जनरली जे और डीए या तो पैरेलल आएंगे या फिर एंटी पैरेलल टाइप के रहेंगे, उसके बेसिस पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस फॉर्मूला बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें और भी क्वेश्चंस बना सकता है, लाइक कॉन्सेंट्रिक लेयर्स लेकर के अलग J1 J2 J3 दे देता है। सो हालांकि इतना ज़्यादा इन बिगनिंग एग्जाम्स में नहीं करेगा। जैसे ऐसा बोल सकता है कि लेट्स से कि अपने पास ये अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हैं, यहाँ से करंट में लेट्स से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, इस करंट को पहले निकाल लेंगे और फिर इस करंट को निकालेंगे। जब बाहर वाली करंट को लगा रहे होंगे तो उसकी रेडियस का ख्याल रखेंगे, जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से वहाँ तक का यूज़ करेंगे। सिंस ये अपोजिट डायरेक्शन में तो टोटल करंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सेम डायरेक्शन में रहा होगा तो ऐड कर देंगे। तो कॉन्सेंट्रिक्स केबल्स को भी या कोएक्सियल केबल्स को भी हम यूज कर सकते हैं।
तो ये तो करंट की बेसिक डेफिनेशन थी करंट डेंसिटी को लेकर के। इसके बाद आपने पढ़ा होगा, और जो पढ़ा है या आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, हाउ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। सो करंट इन कंडक्टर, आइडिया क्या निकलता है अल्टीमेटली जो हम लोगों ने निकाला था, दैट फॉर्मूला कम्स आउट टू बी I इज इक्वल टू NEAVD। इसको अपने को याद रखना है। जहाँ पर टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो क्या क्या है, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर, और इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये जो N है ना, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो किसी मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके बारे में बात करता है। सो एक बार मटेरियल पता होगा तो N पता हो जाएगा। E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वाला केस है। A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, VD ड्रिफ्ट स्पीड है। तो इसका यूज करके भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। जनरली कोई कंडक्टर दिया जाएगा तो उसमें सेम करंट फ्लो करेगी, उसका N सेम रहेगा, E सेम रहेगा, A और VD का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, और A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि जिस समय जहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड ज़्यादा होगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारी बातें की थी हम लोगों ने। इसके बाद यहाँ पर J निकालना हो तो J की वैल्यू हम बोलेंगे I/A होता है, सो दैट कम्स आउट टू बी NEVD। सो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला भी रहता है हमारे पास। फिर आपने देखा था इस फॉर्मूले को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था किस पे, J इज इक्वल टू सिग्मा E फॉर्मेट में, दैट्स कॉल्ड ओम्स लॉ, जहाँ पर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल और व्हाटएवर द मटेरियल वी हैव यूज्ड, कंडक्टर। कंडक्टिविटी का 1 बाई कर देते हैं तो ये रेजिस्टिविटी आ जाता है, और या फिर ऐसा बोलो कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। ये भी अभी आवाज आ रहा होगा। सो जब इसका फॉर्मूला क्रिएट किया था, देन वी सॉ कि इनसाइड में कंडक्टर में कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट हैपेंस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स का लैटिस के साथ कोलिजन होता है ना, वो रैपिड हो जाता है। तो एक रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ, रिलैक्सेशन टाइम ये डिक्रीज कर जाता है, और टाउ डिक्रीज करने की वजह से सिग्मा बढ़ जाता है, सिग्मा कम हो जाता है, जिसका कंसिक्वेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा सिग्मा के एक्सप्रेशन में कुछ ई स्क्वायर ई और कुछ ई स्क्वायर आया होगा, एम आया होगा, एन आया होगा, और एक टाउ आया था। तो ये टाउ और सिग्मा के प्रोपोर्शन में जा रहा होता है। सो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है, इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एक्सप्लेनेशन देने के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। और अगर रेजिस्टिविटी अपने को कैलकुलेट करनी होती है तो रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। सो रेजिस्टिविटी चेंजेस बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसके बाद आप चाहते हो कि आप चाहो तो इस ओम्स लॉ को V इक्वल टू IR के फॉर्म में लिख लेते हैं, जहाँ पर R रेजिस्टेंस होता है, रो L अपॉन E। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क होता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, रेजिस्टेंस उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, एरिया, लेंथ एंड ऑल दैट थिंग। टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, यहाँ पे अपने को ख्याल रखना होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो लेंथ भी बढ़ती है, एरिया भी बढ़ता है, थर्मल एक्सपेंशन। तो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को इग्नोर कर देते हैं और केवल रेजिस्टिविटी के जो चेंज आता है ना उसी का रेजिस्टेंस में चेंज को स्टडी करते हैं। तभी फॉर्मूला हमारा बनता है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक पॉइंट आपको और याद रखना, ये जो अल्फा है और थर्मल एक्सपेंशन में भी हम लोगों ने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा देखा था, दोनों अलग अलग है। वो थर्मल एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है और जबकि ये रेजिस्टेंस का कोएफिशिएंट है। हालांकि दोनों पॉजिटिव और स्मॉल नंबर्स होते हैं, बट दे आर डिफरेंट वैल्यूज, राइट। सो इसका भी ख्याल रखेंगे। सो ये कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है उसके बारे में बेसिक पॉइंट्स है। करंट कैसे जाता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी का फील्ड के साथ क्या रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट डेंसिटी और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, दैट मीन्स
इलेक्ट्रिक करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्टेबलिश किया। उसी को हम लोग V इक्वल टू IR के फॉर्म में देखते हैं, बैटरी और करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में। टेम्परेचर का क्या इन्फ्लुएंस होता है, जिग पाथ चल रहा होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम है दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, जिस समय कोलिजन नहीं हो रहा होता, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सो इन पॉइंट्स के साथ में अपने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस किए थे कि अगर लेंथ हम डबल कर देते तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। वो सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ऑब्वियस है। अपने को देखना है कि लेंथ डबल कैसे की गई है, क्या इलोंगेट करके किया गया है या फिर मटेरियल को ऐड करके किया गया है। अगर आपने मटेरियल ऐड किया तो एरिया वही रहा होगा, तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। लेकिन अगर आपने स्ट्रेच किया है तो फिर एरिया भी हाफ हो जाएगा। तो अगर लेंथ हम डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, तो 4 फैक्टर से इंक्रीज कर जाता है। सो अगर n टाइम्स इंक्रीज कराओगे लेंथ को तो n² फैक्टर आएगा, क्योंकि एरिया में 1/n आ जाएगा। तो उस तरह से हम लोग आंसर दे देते हैं। सिमिलरली कट करना, कंप्रेस करना, उसको भी काउंट कर सकते हैं। कंडक्टर्स में करंट कैसे जाता है, इसको पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने रेजिस्टेंस को और आगे बढ़ाया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज में अगर लगा हो रेजिस्टेंसेस तो हम लोग बोलते हैं कि R इक्विवेलेंट इज कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ RIs। दैट मींस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 करके हम लोग R इक्विवेलेंट बोल देते हैं। In case parallel combination होता है, then we say कि 1/R equivalent is going to be equal to summation of 1/RIs. That means 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and all that करने के बाद आपको R equivalent 1/R equivalent मिल जाता है। तो सीरीज और पैरेलल का ये कॉम्बिनेशन अपने को याद रखना होता है। उसके बेसिस पर सर्किट्स जो दिए जाएंगे उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जनरली जो आपको दिया जाएगा वो ऑब्वियस सीरीज एंड पैरेलल नहीं होगा, उसको अपने को पता करना पड़ता है। आइदर उसको रीड्रॉ कर लेते हैं, और भी कई सारे रूल्स आते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नेटवर्क हो, अगर कभी आपको समझ में आए कि हम उसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो दो पॉइंट्स के बीच में पूछता है, A पॉइंट और B पॉइंट में। ये अपने पास जनरल मेथड है। इन केस हमारे पास टाइम है और हमको सॉल्व करना है, हम लोग क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं V, और यहाँ से एज्यूम करते हैं कि I करंट जा रहा है। अभी हम लोग लर्न करेंगे हाउ टू सॉल्व द सर्किट्स। तो करंट्स को, किरचॉफ्स के इक्वेशंस को लगा करके हम इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इक्वेशंस को जितना रिक्वायर्ड है वो बन जाता है। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, V और I को लिंक करने की कोशिश करते हैं। सो V और I में जब हम रिलेशन बना रहे होंगे तो आप पाओगे कि V इज इक्वल टू I इंटू समथिंग आने वाला है, और जो भी ये समथिंग में आएगा दैट विल बी नोन एज R इक्विवेलेंट। सो कई बार क्या होता है कि वो छोटा सर्किट दे सकता है और आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग V और I लगा करके उसको सॉल्व कर लेंगे, VI में रिलेशन पता कर लेंगे, R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। मोस्टली अपने को सॉल्व हो जाएगा सीरीज पैरेलल से, या रीड्रॉ करने से, या कुछ और भी केसेस होते हैं जैसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। मे बी इनफाइनाइट लैडर सीरीज होती है, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और सिमेट्री का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। सो देयर आर सो मेनी केसेस वी कैन हैंडल, बट इफ यू आर स्टक समवेयर देन यू कैन यूज दिस जनरल मेथड, इट वर्क्स। सर यस सर लूप्स लॉ में जब अपोजिट पोलैरिटीज की बैटरी रहती है वो एक बार बताना ना, उसमें कंफ्यूज होता है। हाँ, अभी हम लोग किरचॉफ्स पे आते हैं, किरचॉफ्स को भी समझेंगे। सो सर्किट्स को पहले समझ लेते हैं, फिर उसी के साथ साथ इसके जो और भी एक्सटेंडेड केसेस होंगे वो कवर कर लेंगे। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कई बार अपने को उसमें बच्चों को उसमें कंफ्यूजन रहता है, तो उस कंफ्यूजन को कैसे शॉर्ट आउट कर सकता है। सो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं। कोई एक एलिमेंट होगा, फिर वायर होगा, फिर एक एलिमेंट होगा, फिर वायर होगा, और ये कुछ इस तरह से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो पहली बात तो ये क्लोज्ड होना चाहिए, नॉर्मली सर्किट अपना क्लोज रहेगा और उस पर एलिमेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स के नाम हो सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी रेजिस्टेंस, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस कुड बी कैपेसिटर, दिस कुड बी बैटरी EMF, दिस कुड बी इंडक्टर लेटर ऑन,
और स्विच वगैरह भी हो सकता है। तो स्विच वगैरह में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस के एलिमेंट्स हैं वो ये रहने वाले हैं, आइदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर और बैटरी, ईएमएफ। सो नो मैटर कौन सा हो, अपने के लिए मैटर नहीं करेगा, अपने लिए रूल मैटर करेगा। तो कोई भी अगर सर्किट अपने पास अवेलेबल है, देन वी हैव सर्टेन रूल्स टू सॉल्व देम। उससे पहले अपने को ये जानना होता है कि इन एलिमेंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है। तो आप जानते हो अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसका सिंबल ये बना होगा, कैपेसिटर होगा तो उसका सिंबल ऐसा बनाया जाएगा, बैटरी होगी तो उसका ईएमएफ का सिंबल ऐसा बनाया जाएगा, इंडक्टर होगा तो उसका सिंबल इस तरह से बनाएंगे। हम लोग सिंबल से रीड कर लेते कि यस ये क्या है, तो ये आर एस सी है, ईएमएफ है और एल है। जब कभी सर्किट होगा तो उस पर करंट चल रहा होगा, अपने को नहीं पता होता तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। कैसे एज्यूम करेंगे अभी हम लोग देखेंगे। लेट से यहाँ पर करंट जा रहा था आई, यहाँ पर कोई करंट आई जा रहा होगा, यहाँ पर भी कोई करंट आई जा रहा होगा, यहाँ पर भी कोई करंट आई जा रहा होगा। I1 I2 I3 उनके अलग नाम भी हो सकते हैं। तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है। इसमें से जो आर सी और एल है, आर तो पैसिव एलिमेंट है, मतलब वो रिएक्ट नहीं करता है, जितना भी करंट आप चाहो उतना दे दो वो पास करता है, तो ये पैसिव एलिमेंट कहलाता है। ई जो है वो एक्टिव एलिमेंट है, दैट मीन्स ई खुद करंट को चलाता है। और ये पार्शियली बोल सकते हो क्योंकि ये अगर ये चार्ज है या इनके पास करंट है तो ये करंट को सप्लाई कर सकते हैं, और करंट आएगा तो उसका अपोज भी करते हैं। सो जब कभी हमको करंट का डायरेक्शन मिलेगा तो हर एलिमेंट के क्रॉस अपने को पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। जैसे ये एलिमेंट हम पकड़ते हैं तो हमको चाहिए होगा कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, नो मैटर कौन सा एलिमेंट है। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखने की कोशिश करते हैं। और सिमिलरली इसका अपना ए और बी रहा होगा और इनके भी रहे होंगे ना। अगर हमने को रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिसको हम V बोलते हैं, तो V लिखने के हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक VA माइनस VB हो सकता है, एक VB माइनस V हो सकता है। ऑफ कोर्स दोनों अलग हैं, किसको लिखना होगा किसको नहीं लिखना होगा वो अपने को समझना होता है। तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं तो बेसिकली हमारा मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप से। ड्रॉप का मतलब हम हायर में से लोअर कम कर रहे होते हैं, सो दैट कि वो पॉजिटिव वैल्यू रहे। सो जनरल जब कभी हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे V, तो V का मतलब होगा डिफरेंस में ड्रॉप, दैट मीन्स हायर माइनस लोअर। क्योंकि आपको पता है कि जब हम हायर में से लोअर सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज ये नेगेटिव आ जाएगा। फिर कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा? तो सिंस ये पैसिव एलिमेंट है, ई को छोड़ करके बाकी सबका करंट डिसाइड करता है। तो आप देखोगे करंट अगर इस तरह से एंट्री कर रहा है तो करंट हायर टर्मिनल से एंट्री लेता है और जब निकलता है तो लोअर टर्मिनल बनाता है। ये करंट की प्रॉपर्टी होती है। तो हम तभी हम लोग ऐसा बोलते हैं करंट फ्लोज थ्रू फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है, इसलिए VA माइनस VB इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, इसीलिए इसका नाम हम V देने वाले हैं। तो इसीलिए इसको पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की पॉजिटिव वैल्यू कह सकते हो। इसकी वैल्यू जो आती है वो IR होती है। अब देखो राइट हैंड साइड में हम I इंटू R लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आपने इसको VB माइनस VA लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। इंडिविजुअल में उतना नहीं समझेगा क्योंकि अभी एक इंडिविजुअल एलिमेंट ले रहे हैं, लेकिन सर्किट में होगा तो किसी के साथ ऐड होना था तो फिर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर सारी वैल्यूज बदल जाएंगी। तो ये ख्याल करना है। फिर अगर अपने को कैपेसिटर पे जाना है तो जहां से करंट आती है वो पॉजिटिव प्लेट होती है, दूसरा नेगेटिव प्लेट होती है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब हम V बोलेंगे तो अभी हमारा मतलब VA माइनस VB ही होगा और इसका मतलब Q/C होगा। अगर हम VB माइनस VA लिखेंगे तो माइनस Q/C लिखेंगे, सो दैट कि दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाए। एलिमेंट ये जो बैटरी वाला है ना, बैटरी का जो प्लस माइनस होता है वो बैटरी खुद डिसाइड करती है। अगर इसमें करंट इधर से भी जाएगा तब भी हमारा प्लस माइनस ऐसा ही रहेगा, जबकि इनके प्लस माइनस करंट डिसाइड करते हैं। तो इस केस में अगर आपने नाम इसका A दिया है इसका B दिया है, तो अभी A हायर है B लोअर है, तो इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो E के बराबर आ रहा है। सिमिलरली इंडक्टर में क्या होता है कि ये हायर टर्मिनल होगा ये लोअर टर्मिनल होगा, और VA माइनस VB जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलने वाले हैं, इसकी वैल्यू L/dt आती है।
तो ये फॉर्मूलाज अपने को पता होना चाहिए। हर एलिमेंट जो कि पॉसिबल एलिमेंट्स है उनका पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है वो अपने को पता रहना चाहिए। अगर सभी के हमको पोटेंशियल ड्रॉप्स पता है तो उन पोटेंशियल ड्रॉप्स ऐड कर देंगे, लुप्स लॉ बना लेंगे। यस सर लाइक अब वो जो बैटरी वाला केस था, अगर उसके अंदर बी से ए की तरफ अगर करंट फ्लो होता तो भी वी बी माइनस वी ए को ई लिखते हैं, माइनस ई लिखते फिर इस पे करंट अगर अदरवाइज भी जाता तो हम यही लिखते वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई। अगर आप वी बी माइनस वी ए लिखते तो माइनस ई, मतलब ये फॉर्मूला यही रहता। अब लिखने में इधर माइनस लगा लो इधर माइनस लगा लो एक अलग बात है। तो पॉइंट इज कि इसमें करंट की डायरेक्शन से इसकी पोलैरिटी डिसाइड नहीं होती, इसकी पोलैरिटी फिक्स होती है। जबकि अगर रेजिस्टेंस में करंट इधर से जाएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। और सिमिलरली कैपेसिटर में, सिमिलरली इंडक्टर में। सो इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस उनकी पोलैरिटी करंट डिसाइड करती है, जबकि बैटरी की पोलैरिटी बैटरी डिसाइड करती है। तो अगर अपने को ये ईएमएफ दिया गया है और करंट ऐसे दिखाया गया और आपसे पूछता है कि वी ए माइनस वी बी बताइए, तो हम बोलेंगे वी ए माइनस वी बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ई। आपसे पूछता है वी बी माइनस वी ए बताइए, वो माइनस ई के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये लोअर पोटेंशियल है, छोटा वाला पोटेंशियल है और ये बड़ा पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव अगर निकालना है तो ए में से बी कम करने का, और बी में से ए कम करोगे तो नेगेटिव आएगा। सो पॉइंट इज आई इज नॉट डिसाइडिंग एनीथिंग, स्टिल इट इज पॉजिटिव, स्टिल इट इज नेगेटिव। आपको पता होगा कि जब ऐसा दिखाते हैं इसका मतलब ये बैटरी यूज हो रही है, तो ये बैटरी यूज में चल रही है। और जब ऐसा दिखाते हैं इसका मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो बैटरी में करंट ले जाते हैं, अदरवाइज बैटरी करंट खुद सप्लाई करता है क्योंकि वो एक्टिव एलिमेंट है। नाउ अगर अपने को एलिमेंट समझ में आते हैं, सर्किट समझ में आता है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए हमारे पास किरचॉफ्स के लॉज हैं। पहला लॉ है किरचॉफ्स का करंट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। वेरी सिंपल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। इसका मीनिंग ये जाता है कि अगर अपने पास कोई जंक्शन दिया गया, जंक्शन मीन्स जहां पर वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो उस जंक्शन पॉइंट पर आप टोटल करंट को देख सकते हो कि जितना इनफ्लो करंट्स का होगा उतना ही आउटफ्लो होना चाहिए। सो इफ समबडी सेज कि यहाँ से I1 आता है, यहाँ से I2 आता है, यहाँ से I3 आता है, यहाँ से I4 जाता है, ये जो भी है, तो हम देखेंगे ये जंक्शन है, जंक्शन में कितना करंट आया और कितना गया, दोनों बराबर होने चाहिए। So that means we will going to write it like I1 plus I2 plus I3 minus I4 must be equal to 0. Or you can say I1 plus I2 plus I3 is equal to I4. So incoming total current must be equal to outgoing total currents. That's called junction law. ये चार्ज कंजर्वेशन पर है, तो जितना भी चार्ज पर यूनिट टाइम आएगा उतना चार्ज फ्लो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं हो सकता है और ना ही यहाँ पे जनरेट किया जा सकता है। So whatever the charge per unit time is coming, it has to go out. तो आपसे पूछ सकते हैं किस कॉन्सेप्ट पर या किस कंजर्वेशन लॉ पर है, तो हम बोलेंगे चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर है। दूसरा लूप्स लॉ, जिसको हम लोग केवीएल कहते हैं। सो केवीएल को लूप्स लॉ कहते हैं। इसके लिए एक लूप बनाई जाएगी, सर्किट की लूप रही होगी, उस पे एलिमेंट्स रहे होंगे। हम लोग क्या करेंगे, सभी के पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम एक साइक्लिक ऑर्डर पे जाएंगे और सारे पोटेंशियल ड्रॉप्स को लिखेंगे, उनको ऐड करके 0 कर देंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल VI's मस्ट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 सब 0 हो जाएगा। ये बेसिकली V1 V2 कैसे निकालेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस होगा तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये होगा तो ये पोटेंशियल ड्रॉप है, ये होगा तो ये होगा, सभी को लिख करके सम करेंगे, सम करके 0 कर देंगे। जब हम लिख रहे होंगे तो फिर हम एक सीक्वेंस में चलेंगे, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और व्हाटएवर द वाइज यू लाइक, दो में से। और अकॉर्डिंगली हम लिखते चले जाएंगे ड्रॉप्स को प्लस माइनस के साथ में। जैसे हम इसके आगे बढ़ेंगे तो कितना गेन हुआ या कितना ड्रॉप हुआ उसके बेसिस पे लिखते हुए चले जाते हैं। और ये अपने लिए ड्रॉप लिखा हुआ है, ड्रॉप आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर गेन आ रहा होगा यानी माइनस से जार एंट्री कर रहे होंगे तो फिर नेगेटिव लिखेंगे, उसका सम 0 होता है।
और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। उसका सीधा फंडा क्या है कि आप देखोगे ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल लेट से ये 1 पॉइंट है और हम लोग जाते हैं कंजर्वेटिव फील्ड होती है, तो जब आप यहाँ वापस आओगे तो भी इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1। तो कंजर्वेटिव फील्ड के हर एक पॉइंट मतलब पोटेंशियल जो है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वर्क डन भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट पर आओगे तो कितना वर्क डन होगा? 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी 0। सो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करें तो एग्जांपल पिक कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर ऐसा बोलता है कि हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, एक बैटरी है, यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, मे बी एक और बैटरी है, मे बी यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है, वन मोर बैटरी, resistance, and there's one more battery and this is how it is। कितना भी लेंदी बनाया जा सकता है, अपने को मैटर नहीं करेगा, अपने को बस आइडिया मैटर करेगा। लेट्स से एक ही लूप बनाता हूँ मैं और आपसे पूछता है कि बताइए इसमें कितना करंट सेटअप होगा। कुछ ऐसा बोल देगा कि इसका नाम R1 रेजिस्टेंस है, ये C1 कैपेसिटर है, या एक ही है तो C है, इसका EMF E1 है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये इसका EMF E2 है, दैट इज L, and this is EMF E3, this is R3, this is E4। so multiple batteries, multiple capacitors भी हो सकते हैं, resistances भी हो सकते हैं। हाँ, इसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना हो सकता है हमारे लिए टफ हो जाए, लेकिन इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो हम जरूर पता कर सकते हैं। आपसे पूछेगा फाइंड करंट और समथिंग लाइक दैट, तो अपने को नहीं पता करंट कैसा जाएगा, तो आप एक सेंस में करंट एज्यूम कर लीजिए कि करंट ऐसा जा रहा होगा लेट्स से। और अगर आपने ऐसा एज्यूम किया है देन यूल फाइंड कि ये करंट हमको फिर यहाँ से आगे बढ़ाना होगा, यहाँ से बढ़ाना होगा, इस तरह से जाएगा, सेम करंट जाएगा क्योंकि कहीं जंक्शन नहीं मिला अपने को। पहला काम तो हम करंट को डिसाइड करते हैं कैसा जाएगा, नहीं डिसीजन कुछ हो पाता तो दो में से कोई भी एक ले सकते हैं। बाद में पॉजिटिव आएगा तो सही डायरेक्शन में, अदरवाइज उसको सही कर देंगे। फिर अगला काम क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप इज कि सभी के प्लस माइनस लिखते हैं। तो इसका ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, इसका ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसका ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसका ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, इसका ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, दिस प्लस, दिस माइनस, दिस प्लस, दिस माइनस, दिस प्लस, दिस माइनस। मैंने सभी के प्लस माइनस लिखे हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आया तो आपको बोलने का कि मैंने कैसे डिसाइड किया है, और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो काफी हद तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको। रूल क्या लगाया है, ई को छोड़ करके बाकी सब में जहां से करंट एंटर कर रहा है उसको प्लस बोला है, बाद वाले को माइनस बोला है। ई के केस में बड़ी वाली प्लेट को प्लस बोला गया, छोटी वाली प्लेट को माइनस बोला गया। बस यही रूल है अपना। अगर इतना अपने को जमता है देन यू विल फाइंड कि अब इसके लिए हम केस VL लगा सकते हैं, वोल्टेज लो। कैसे लगता है, इट्स बेटर कि आप करंट के सेंस में मूव कर जाओ। जब आप मूव करोगे तो इस पॉइंट से ट्रैवल करते हैं, पहला एलिमेंट ये मिलेगा, और जब आप आगे जा रहे हो तो ड्रॉप मिलेगा। कितने का ड्रॉप मिल रहा है? IR का, बोलेंगे IR1। ड्रॉप है इसलिए पॉजिटिव है, या फिर आप ऐसा बोलो कि प्लस से हम एंट्री कर रहे हैं इसलिए हम प्लस रखेंगे। अगले में भी हम लोग प्लस से एंट्री कर रहे हैं, लेट्स इसका चार्ज Q है, उसका पोटेंशियल आएगा Q/C। नेक्स्ट में भी हम लोग प्लस से एंट्री कर रहे हैं, दैट मीन्स E1। नेक्स्ट में भी हम लोग प्लस से एंट्री कर रहे हैं, दैट इज IR2। उसके अगले में हम माइनस से एंट्री कर रहे हैं तो माइनस E2। उसके फर्दर वाले में हम लोग प्लस से एंट्री कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लस LdI/dt। Similarly, in the next we are writing E3. Further next we are going to write plus IR3, and the last we are going to write E4 in plus must be equal to 0. This is how we write the Kirchhoff's voltage law. So you just make the current going, then decide the polarity. As I told you, then you write the potential difference using these formulas, simple formulas, then add them up, then get the answer as 0. जब आप लिख रहे होगे तो आप ऐसा देख लो कि अगर प्लस साइन से आप एंट्री ले रहे हो तो पॉजिटिव लिखो, माइनस साइन से एंट्री ले रहे हो तो नेगेटिव लिखो।
सबको सम करते चले जाओ, 0 हो जाएगा। कई बुक्स और सोल्यूशन आप देखते होगे तो वो उल्टा लिख देता है कि इसको नेगेटिव लिखता है, इसको नेगेटिव लिखता है, इसको नेगेटिव लिखेगा, इसको नेगेटिव लिखेगा, इसको पॉजिटिव लिखेगा। बात एक ही है, इसमें अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इस साइड कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं और सभी के साइन बदल जाएंगे। तो वो भी सही है, ये भी सही है, और यहाँ से फिर अपने को सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है मैं बताता, क्योंकि देखो Q जो होगा, Q की वैल्यू आएगी di बाई I की वैल्यू हम लोग dq बाई dt लिखने वाले हैं। तो अब सब आप चाहो तो I को dq बाई dt कर लो, यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन आएगा, dq बाई dt आएगा, Q आएगा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी और वो अपने को सॉल्व उतना नहीं कराएगा वो। इसीलिए वो क्या करता है, RLC को एक साथ नहीं देगा, वो अलग से केस हम लोगों ने डील किया था जब से एक साथ देगा, या तो RR देगा, हम RR को यूज कर लेते हैं। और भी रूल्स होते हैं कि अगर सिर्फ ये DC लगा हुआ है तो कैपेसिटर फाइनली कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो ये करंट अलाउ नहीं करेगा, तो करंट अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगी, 0। वो एक अलग बात है कैसे 0 हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए हम जरूर इतना बोल सकते हैं कि इक्वेशन लिखना हो तो ये लिख सकते हैं किसी भी टाइम पर। ये इसको फिर से एक्सप्लेन करना हो तो एग्जांपल पिक कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया। सो मल्टीपल बैटरीज को हम एक साथ डील कर लेते हैं, नॉट एन इशू। एक और एग्जांपल पिक कर लेते हैं। लेट्स से कि अगर अपने को ऐसा बोलता है कि एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया, लेट इट बी दिस ओनली। और ऐसा बोलता है कि लेट्स से ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब आपसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है, कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है, कितना वर्क डन एंड ऑल दैट। सो लेट्स ऐसा बोलता है कि फाइंड करंट थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। ये जो 6 वोल्ट बैटरी है उससे करंट कितना जा रहा होगा ये बताना है। इनफैक्ट ऐसा भी पूछ सकता है कि ये 6 वोल्ट की बैटरी चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए। सो आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस, आप स्टेप्स को वॉच कीजिए कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सर्किट है, आई मीन लाइक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड होगा तो अपना आइडिया वही रहेगा। ये बैटरी दिख रही बड़ी, आप यहाँ से करंट स्टार्ट कर लो कि ये आई करंट रहा होगा, वो करंट यहाँ से पास करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जो भी करंट यहाँ पर आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक I1 हो जाएगा ऊपर, ये I2 हो जाएगा। तो अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। इसका प्लस माइनस तो पोलैरिटी से पता चल गया। फिर ये दोनों I1 I2 मिल करके फिर से I बन जाएंगे, वापस आ जाएगा। कंप्लीट हो गया करंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको ऐसे इश्यूज आ सकते हैं कि सर ये तो बड़ा पॉजिटिव था तो इधर क्यों लिया, इधर लेना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर I1 को नेगेटिव अगर ये करंट इधर चल रहा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब इधर ही जा रहा होगा। तो आप किसी एक बैटरी से पिक करो और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ, रीडिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर हमने आई क्यू लिखा, समझ में आ गया होगा, I1 प्लस I2 फिर से I बन जाएगा। तो एक किरचॉफ की इक्वेशन आ जाएगा, किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ। वो यहाँ पर आप अप्लाई करके देखो तो आपको पता चलेगा I इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट विच इज I1 प्लस I2। आप इस जंक्शन पर भी लगाओगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज कर रखा, वही आंसर आएगा, I1 प्लस I2 मस्ट बी इक्वल टू I। सो रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आप लगाओगे KVL। KVL में लूप्स आपको कई सारी दिख सकती हैं, एक ये बड़ा सा लूप है, एक ये छोटा सा लूप है, एक ये बीच का लूप है। तो दिखने को तो 3 दिख रहा है, लेकिन अपने को इक्वेशन 2 ही मिलेंगे अप्रोप्रिएट, क्योंकि बाकी 2 के ऐड करने से तीसरी निकल आएगी। और वैसे भी अपने को ऐसे याद रखना होता है कि हमारे पास अननोन कितने हैं, 3। तो इक्वेशन कितने लगने वाली है, 3। एक इक्वेशन अपने पास आ चुका है, बाकी 2 अपने को मिलना है, तो बाकी 2 को पता करेंगे। नाउ लूप्स के लिए लेट्स से एक छोटा सा लूप इसको पकड़ लेते हैं, ए वाला। तो ए लूप के लिए अप्लाई करते हैं, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फिर समझते हैं। आप लेट्स से कि इस ऑर्डर पर आकर के वापस ए पर आइए, लूप कंप्लीट करना है। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी चॉइस आप मूव कर सकते हो। जब आप यहाँ से जा रहे होगे तो फर्स्ट एलिमेंट ये निकलेगा 6 वोल्ट, प्लस एंट्री कर रहे हो इसलिए 6 लिख लोगे। फिर आगे बढ़ो, इसका नेगेटिव से एंट्री कर रहे होगे
तो माइनस लगाना पड़ेगा। कितना आएगा? I2 द करंट इनटू रेजिस्टेंस विच इज 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। ये आपको एक लाइन में बता देगा कि I2 कितना होना चाहिए। तो I2 कम्स आउट टू बी 3 एम्पियर, मतलब इस रेजिस्टेंस से 3 एम्पियर करंट चल रही होगी, दैट्स फॉर श्योर। तो आपसे इससे पूछा होता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे, इसका ओम्स लॉ लगा लो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है तो करंट 3 आ जाएगी और यही डायरेक्शन में जाएगी क्योंकि पॉजिटिव आया। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब लेट से कि इस लूप को पकड़ लो, ये वाली लूप, और या फिर बाहर वाली लूप पकड़ लो, चॉइस आपकी है। लेट्स हम बाहर वाली पकड़ते हैं और यहाँ से चलते हैं, इस तरह से घूमते हुए वापस इसी पॉइंट पर आ जाते हैं। सो एक एलिमेंट यहाँ मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा। इसका ये माइनस ये प्लस रहेगा, ये तो अपने को पता है। सो पहला एलिमेंट हम लोग प्लस एंट्री कर रहे हैं, तो क्या बी लूप के लिए, बड़ी लूप के लिए अपने को कुछ ऐसा मिलेगा 5i या i इंटू आर, i इंटू 5। फिर आप इससे एंट्री कर रहे हो प्लस से, +6। फिर आप देखोगे यहाँ पे माइनस एंट्री हो रही होगी, दैट मीन्स -10 मस्ट बी इक्वल टू 0। आप वहीं पहुंच गए। यहाँ से अपने को i पता चल जाएगा, i इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4/5। ये -4 बचेगा तो 4/5 आ जाएगा, 0.8 एम्पियर। इसका मतलब ये जो करंट है वो स्मॉल करंट है लेकिन पॉजिटिव है, 0.8 एम्पियर है। अब अपने को पता करना था I1 कितना आएगा। देन यू से कि अपने पास I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो हम लोग बोलेंगे I1 मस्ट बी इक्वल टू I माइनस I2। I अपने को 0.8 मिला और I2 अपने को 3 मिला, तो ये टर्न आउट टू -2.2 एम्पियर। अगर ये 2.2 एम्पियर आया, माइनस आया, इसको मतलब I1 की ये डायरेक्शन जो लोगों ने एज्यूम की थी उसके अपोजिट आएगा, तो फाइनल डायरेक्शन ये मिलेगी। और कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा? 2.2 आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे 2.2 एम्पियर एंड दिस बैटरी इज गोइंग टू डिलीवर द करंट। तो ये करंट को डिलीवर कर रहा होगा, तो ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, चार्ज नहीं हो रहा होगा। तो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बट ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पर इस तरह से जा सकते हैं, करेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, पोटेंशियल लिख सकते हैं, किरचॉफ इक्वेशंस बना सकते हैं जंक्शन की एज वेल एज लूप्स की, और अपने को सफिशिएंट इक्वेशंस मिलेंगी, जैसे 1 2 3 इक्वेशंस, 3 अननोन, सॉल्व होकर के आंसर आ जाएगा। और अगर आप ए और बी को ऐड कर लो तो वो इसी इक्वेशन को दे देगा जो कि अपने को नीचे वाली से मिलने वाली थी। तो जितने भी लूप्स दिखते हैं सभी से अलग अलग इक्वेशंस नहीं मिलती है, जब तक अलग अलग मिलती रहती है तब तक हम लोग उसको निकालते रहते हैं और अपना आंसर आता है। सो ये किरचॉफ के बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इसके बेसिस पे हम सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि इसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस और बैटरी यूज किया था। कैपेसिटर आता है, एक इंपॉर्टेंट सर्किट है, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, आरसी सर्किट, जिसमें आर और सी होता है और होने को आर एल सी सब एक साथ भी हो सकते हैं। तो ऐसा बोलेगा कि अपने पास एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और आपने बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, कुछ ऐसा। बैटरी का ईएमएफ ई है, इसका कैपेसिटेंस ई, इसका रेजिस्टेंस आर है, और ये स्विच था जिसको t इक्वल टू 0 पे आपने क्लोज किया था। जब आप t इक्वल टू 0 पे क्लोज करोगे तो कुछ समय के बाद इस पे करंट ऐसे सेटअप हो जाएगा, इस पर चार्ज बिल्डअप हो जाएगा, इसका प्लस माइनस अब आपको समझ में आ रहा होगा। इसका प्लस माइनस यही रहेगा, करंट यहाँ से इस तरह से घूमता हुआ नजर आएगा। अब इसके लिए अगर हमको किरचॉफ्स का इक्वेशन लिखना होगा तो क्या लिखने वाले हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप्स लॉ, जंक्शन तो है नहीं, अब यहाँ से स्टार्ट करके इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लस आई आर प्लस क्यू बाई सी माइनस ई मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर आपको ये समझ में आया, दैट मीन्स वी आर एबल टू राइट द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर दिस लूप। इसके बाद फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। ऐसा बोला था कि एक तो इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन कैसे आएगा? रेट ऑफ चार्ज बिल्डिंग इज द करंट, सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। फिर आई की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना था, उसको सॉल्व किया था, तो Q की वैल्यू अपने को मिल गई थी, कुछ ऐसा आया था CE 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। फिर इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो करंट मिल जाता है, और करंट की जो वैल्यू आती है दैट इज E अपॉन आर ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी।
इस RC को हम लोग टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं, और ये मैक्सिमम चार्ज होता है, ये मैक्सिमम करंट होता है सर्किट में। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। कौन सा ग्राफ? Q चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इसको बोलते हैं, और करंट के साथ भी प्लॉट करके पूछा जा सकता है। So if you remember how the charge gets built up on a capacitor, then you say कि initially 0 था, और अगर अनचार्ज था तो इस तरह से चार्ज होता है। मैक्सिमम चार्ज कितना अकोमुलेट कर पाता है? C into E। और हाउ द करंट फ्लोज, इनिशियली जो करंट जाता है वो मैक्स होता है, और मैक्स करंट E/R होता है। दैट मीन्स जब आपने स्विच क्लोज किया था तुरंत सबसे ज्यादा करंट चला था, उसके बाद करंट कम होता रहा, कम होता रहा, कम होता रहा, और एक टाइम के बाद करंट चलना बंद कर देता है। और ये करंट का जो डिके होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है। दोनों ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ करंट, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो हाउ कैपेसिटर इज चार्जिंग, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। इसके कुछ रिजल्ट्स अगर आपको याद दिलाया जाए तो एक ये था कि एक टाइम कांस्टेंट होने के बाद टाउ, व्हिच इज बेसिकली RC, कितना चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये चार्ज बढ़ रहा है। देन यू रिमेंबर कि ये 63% चार्जिंग हो जाती है, दैट मीन्स 0.63 ऑफ द मैक्सिमम व्हिच इज CE। तो CE का 63% तक चार्जिंग हो जाता है एक ही टाइम कांस्टेंट में। सिमिलरली यहाँ पे पूछता है कि एक टाइम कांस्टेंट के बाद कितना करंट बचता है। आप जानते हो कि 0.37 बचता है, तो कितना डिक्रीज हुआ है? 63%, ये भी डिक्रीज हो जाता है। तो 63% डिक्रीज होकर के करंट इतना बचता है, और ये चार्जिंग हो रहा है तो 63% चार्ज हो जाता है। So that's also important results, वो अपने को याद रखना होता है। फिर इसमें हम लोगों ने बात की थी T=0 के जस्ट बाद, अगर आप देखोगे तो जस्ट बाद आप देखोगे करंट मैक्सिमम होती है, तो कैपेसिटर को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, और अगर इसको वायर से रिप्लेस कर दिया तो करंट कितना आ जाएगा? E/R, वही अपना आंसर हो जाता है। जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद क्या होगा? लॉन्ग टाइम के बाद करंट जीरो हो जाती है। करंट जीरो हो जाती है, इसका मतलब यहाँ से कैपेसिटर से कोई करंट पास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली चार्ज हो चुका होता है, मैक्स चार्ज हो जाता है। एक बार चार्जिंग ज्यादा हो गई तो कोई और चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा तो करंट नहीं बन सकता है, एंड दिस कॉल्ड RC सर्किट। तो पॉइंट इज, इसको कैसे सॉल्व किया गया? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा करके, फिर थोड़ी सी मैथ्स लगा करके, फिर अपने ये रिजल्ट आते हैं। इसका डिके वर्जन भी होता है कि कैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो इसी के साथ उसको भी बना देता हूँ। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर डिस्चार्जिंग में आपसे बोलेगा कि पहले पास आपके पास एक कैपेसिटर है ना, यहाँ पर भी किरचॉफ्स आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेट्स से इसके पास पहले Q0 चार्ज है, तो ये प्लस हो गई, माइनस हो गई, ये C है, और आपने इसको एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस से कनेक्ट करने की कोशिश की है, बैटरी नहीं है। अब देखोगे कि ये पार्शियली एक्टिव होता है और ये करंट बना सकता है। स्विच क्लोज किया आपने, तो जब आप स्विच क्लोज करोगे तो सिंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस नहीं है, तो ये चार्ज को फ्लो कराएगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, फिर किरचॉफ अपने को लिखनी पड़ेगी। किसी लेटर टाइम पर लेट्स इसके पास जो चार्ज बचा है वो Q है और ये माइनस है। इनिशियली कितना था? Q0 था। तो अब इसके लिए किरचॉफ इक्वेशन क्या बनेगी? सो आप बोलोगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप्स लॉ इज गोइंग टू बी, आप इस तरफ से जाओ या फिर इस तरफ से जाओ, एक तरफ से ट्रैवल करो और इसके पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड करके जीरो कर दो। लेट्स से मैं इस तरह से आता हूँ, तो ये प्लस रहा होगा, ये माइनस रहा होगा करंट के हिसाब से। इसका प्लस माइनस तो अपने को पता है, अगर हम लोग यहाँ से इधर जाते हैं तो हम प्लस से एंट्री कर रहे होंगे, तो अपने को लिखना होगा Q/C। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव से एंट्री करेंगे तो -IR must be equal to 0. So this becomes the equation of Kirchhoff's law. Simple equation, isn't it? And then you'll find कि Q की जो वैल्यू आ जा रही है that is equal to IRC. दूसरा इक्वेशन, अब ये चार्ज है वो डिक्रीज कर रहा है, तो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज माइनस dQ/dt, यही करंट बन जाएगा। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दोनों को सॉल्व कर सकते हो। जब सॉल्व करते हैं तो अपने को पता चलता है कि चार्ज डिक्रीज करता है कैसे? Q0 e⁻⁻t/RC से।
तो पहले इसका चार्ज क्यू नॉट था, डिक्रीज करते करते टाइम ज्यादा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि कितना करंट आता है, तो इसको माइनस डी क्यू बाई डी टी कर लो। जब माइनस डी क्यू बाई डी टी करोगे तो जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर सी ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन आर सी। सो इस केस में करंट भी डिक्रीज कर रहा है और चार्ज भी डिक्रीज कर रहा है, दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं और दोनों की मैक्स वैल्यू क्या है वो बता सकते हैं। तो मैक्सिमम करंट कब होगा इनिशियली एंड कितना होगा क्यू नॉट अपॉन आर सी। आर सी टाइम का वर्जन हो गया, तो चार्ज अपॉन टाइम इज द करंट। उस तरह से भी हम लोग रिलेट करके डायमेंशनली भी चेक करते रहते हैं, इनके भी ग्राफ्स को प्लॉट कर सकते हैं और ऐसे ग्राफ आएंगे डिके वाले। सो ये आरसी सर्किट हो गया, और नॉर्मल सर्किट रेजिस्टेंस वाले सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैपेसिटर के साथ कैसे कर सकते हैं वो बताया गया। अगर कैपेसिटर के साथ और भी बहुत सारे लगे हों कैपेसिटर्स, तो हम लोग या तो आपसे जस्ट आफ्टर पूछेगा या फिर जस्ट आफ्टर लॉन्ग टाइम पूछेगा। तो जस्ट आफ्टर में हम कैपेसिटर को वायर से रिप्लेस कर देंगे, लॉन्ग टाइम में कैपेसिटर से कोई करंट अलाउ नहीं करेंगे, आंसर्स आ जाएंगे। और किसी टाइम पर पूछता है तो ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे, डिस्चार्जिंग के लिए और ये चार्जिंग केस के लिए। सो ये आपका हो गया आरसी सर्किट और रेजिस्टेंस इसके कॉम्बिनेशंस, और उस पर बहुत सारी वैरायटीज होती हैं। यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस किरचॉफ्स के वोल्टेज एंड करंट्स लॉ को, वो सफिशिएंट रहता है अपने को आंसर देने के लिए। इसके साथ साथ ये पूछेगा जब रेजिस्टेंस आएगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, क्या करंट हीट कर प्रोड्यूस करता है, बोलोगे यस। सो कब करता है, जब किसी रेजिस्टेंस से करंट चल रहा होता है। अगर रेजिस्टेंस आर है, करंट आई जा रहा है, सो व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस, यू से आई स्क्वायर आर इनटू टी। अगर आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और इसी को हम चाहें तो साथ में v इज इक्वल टू आई आर से रिप्लेस कर सकते हैं, v के टर्म में और अदर टर्म्स में। फिर एक टर्म होता है पावर, कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हीट पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स आई स्क्वायर इंटू आर। ये पावर हो गया, ये हीटिंग हो गया, बता सकते हैं। एक और पॉइंट होता है कि अगर अपने पास बैटरी है E और वो आई करंट सप्लाई कर रहा है, तो बैटरी कितना वर्क करता है और कितना उसका पावर आता है। तो बैटरी के केस में जब हम पावर लिखते हैं, सो P इज गोइंग टू बी E इंटू आई, क्योंकि अपने को पता है कि वर्क डन क्या होता है Q इंटू E, और डिफरेंशिएट कर देंगे तो Q विल बिकम डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी आई हो जाएगा। इस केस में बैटरी पावर डिलीवर कर रही है, सप्लाई कर रही है। करंट अगर अंदर जाएगा तो हम बैटरी को पावर सप्लाई कर रहे हैं, कितना अमाउंट का पावर सप्लाई कर रहे हैं वो हम याद रख सकते हैं। और रेजिस्टेंस केस में क्या चल रहा होता है ये, तो रेजिस्टेंस केस में हीट लॉस हो रहा होता है और पावर लॉस हो रहा होता है। बैटरी के केस में पावर बैटरी सप्लाई कर रही होती है, बैटरी को सप्लाई किया जाता है। कैपेसिटर केस में क्या होता है कि वहां पर हम लोग हीट कंजर्व एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और वो इन चार्ज को कंजर्व कर एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, वहाँ पर हीट लॉस जैसी स्टोरी नहीं आती है। सिमिलरली इंडक्टर में भी हम लोग ऐसी बात करते हैं, तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड आता है। आपको बताया गया कि अगर ये अपने पास ये कैपेसिटर है और क्यू चार्ज है, सी है, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, और ये स्टोर्ड एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होती है, या हाफ सी वी स्क्वायर होती है, या क्यू वी बाई 2 होती है कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी। सिमिलरली अगर अपने पास एक इंडक्टर है, उस पर आई करंट चल रहा है, तो ये भी एनर्जी स्टोर करता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये दोनों डिवाइस एनर्जी को स्टोर करते हैं, ये पावर सप्लाई करता है, ये पावर वेस्ट करता है। सभी एलिमेंट में क्या चल रहा है वो हम बता सकते हैं। और फिर आपसे पूछ सकता है, अब इसमें भी पूछ सकता है कि इसमें पावर स्टोरेज का रेट क्या है, तो ये एनर्जी होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, पावर स्टोरेज आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, पावर स्टोरेज आ जाएगा। तो जब स्टोर करते हैं तो जनरली पावर की हम बात नहीं करते, पावर की बात कब करते हैं, जब सप्लाई कर रहे हो या फिर रिलीज कर रहा हूँ या फिर वेस्ट हो रहा हूँ। सो एक तो ये हीटिंग इफेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और याद रखना होगा कि आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर या फिर वी आई लिखते हैं, और उसमें वी और आई आर आपस में वी इज इक्वल टू आई आर से लिंक होते हैं, जहाँ पर वी का मतलब
इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी से मतलब होता है। लेट्स से अगर यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है तो V का मतलब ये E नहीं है, V का मतलब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उससे लेना देना होता है। उस पॉइंट को हम लोग पकड़ करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक और पॉइंट पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये बोलते हैं कि अगर अपने पास एक लोड है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है या कोई अप्लायंस है, उसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा, रियल बैटरी से, ये बैटरी है, तो उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस E हो सकता है या R हो सकता है। और ये पता किया गया कि अगर ये बैटरी ज्यादा पावर डिलीवर करेगी, मैक्स पावर डिलीवर करेगी, तो अगर R को हम वेरी करते रहे तो इसकी पावर मैक्सिमम कब आएगी, और उस मैक्सिमम पावर जब भी आएगी तो उसका E और ये दोनों R आपस में लिंक करते हैं। आइडिया इज दिस, इफ पावर produced by R is max, then there is a condition that कि small r और capital R बराबर होते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और अपने को इसको याद रखना है कि जब R से मैक्सिमम पावर डिलीवर हो रही होगी उस समय इस R की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आएगा बैटरी के, तभी पावर मैक्स होती है। इसको हम लोगों ने पावर निकाल करके डिफरेंशिएट करके मैक्स करके चेक किया था और ये रिजल्ट प्रूव किया होगा। नाउ यू कैन रिमेंबर एज अ रिजल्ट, राइट। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देता है, लेट्स से ऐसा बोलता है कि अपने पास एक ये रेजिस्टेंस है, लेट्स से 5 ओम है, और एक ये रेजिस्टेंस है जो कि अननोन है, और एक ये बैटरी है, और ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप का कुछ बना रखा है, और इसका ईएमएफ दे रखा है, ये लेट्स से 2 ओम है। थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन करके उसको पूछेगा, लेकिन हम कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले, कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेगा, और ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि इफ 5 ohm produces maximum power, then find R। तो R की वैल्यू कितना होगी अगर ये 5 ohm मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं सीरीज पैरेलल एंड ऑल दैट थिंग में। तो ये इससे पावर पता है, तो इसको हमको एक्सटर्नल लोड बनाना है और इसको इसके साथ मर्ज करके इंटरनली यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर इन दोनों को मर्ज करके इसका नाम हम R दे देंगे तो क्या कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये रेजिस्टेंस आप कहाँ पे, आई मीन लाइक, ये जो इंटरनल नाम दो या उसका एक्सटर्नल नाम दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सर्किट में तो वही रोल प्ले कर रहा होता है रेजिस्टेंस का। अब आप कंपेयर करो, ये आपके लिए लोड हो गया और ये काइंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो व्हाट द कंडीशन वी आर गोइंग टू कैरी, वी विल से कि 5 मस्ट बी इक्वल टू 2 प्लस R। तो व्हाट द R शुड बी 3 ओम। सो हालांकि यहाँ पे मैंने इंटरनल करके दिखाया है, बट यू सी कि जिस रेजिस्टेंस से अगर मैक्सिमम पावर जा रहा है उसका और बाकी जितना भी सीरीज में दोनों आपस में बराबर होंगे तभी मैक्सिमम पावर डिलीवर अपने को मिलती है। यहाँ पर कुछ और भी लगा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो अपने को क्या करना है, बाकी सबको कंबाइन कर लो, इसको अलग कर लो, फिर दोनों को बराबर कर लो। कई बार ऐसे क्वेश्चन उसने पूछे, इसलिए हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। तो ये आपका मैक्सिमम पावर थ्योरम हो जाता है। इसके साथ और आपको क्या बताया जाता है कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए हुए हैं, उसको आप एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत ज़्यादा उस पर पूछता नहीं है, लेकिन पूछ भी सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो अपने को सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे वर्क करता है उसके बारे में बता देता हूँ, और फिर उस पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे जो कि हम लोग फिर पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स कि कैसे वर्क कर रहे होते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें एक रेजिस्टेंस अगर ऐसे कनेक्टेड है, दूसरा ये कनेक्टेड है, और एक रेजिस्टेंस हमारा ऐसा कनेक्टेड है। कई डिजाइन करके बनाया जा सकता है और सिंपल तरीके से ऐसे भी दिखाया जा सकता है।
So ये बैटरी लगा है, लेट्स से ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल आपका बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो इसको बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है कि एक पॉइंट होता है बैटरी से जो कनेक्टेड होता है, उसमें दो इस तरह से लगे होते हैं, उनके बीच में एक और लगाया जाता है, फिर से दो सिमिलर टाइप के लगाए जाते हैं, फिर इसको अलग कर लेते हैं। अगर ये नहीं रहा होता है तो ये सीरीज रहे होते हैं, ये सीरीज रहे होते हैं, पैरेलल हो जाते हैं बाद में। इसकी वजह से सारा कुछ बदल जाता है। लेट्स से R1 है, ये R2 है, दिस इज R3, दिस इज R4, दिस इज R5। सो दैट्स कॉल्ड योर व्हीटस्टोन ब्रिज। कंडीशन क्या निकलती है, अगर R1 बाई R2 का जो वैल्यू है R3 और R4 के बराबर आता है, इनका मतलब रेशियो बराबर होता है, तब देन व्हाट हैपेंस, पोटेंशियल ऑफ बी और पोटेंशियल ऑफ डी बराबर हो जाते हैं, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। इट सेज नो करंट थ्रू R5। तो इससे कोई करंट नहीं जाता है। और किसी सर्किट में अगर करंट नहीं जा रहा है किसी एलिमेंट पर, इसको वो एलिमेंट हमारा डेड है, पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है। इसको करंट मिलती है तभी ये पोटेंशियल क्रिएट करता है। तो इसको आप निकाल करके बाहर कर देंगे, जब इसको हटा देंगे देन यू फाइंड कि ये सीरीज हो गया, ये सीरीज हो गया, बाकी दोनों पैरेलल हो गए, अपने को इक्विवेलेंट भी पता चल जाएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। लेकिन ये तभी हम लोग करेंगे जब क्या होगा, ये कंडीशन होगी R1, R2 और R3, R4 के रेशियोस आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अपने को सॉल्व करने का क्या, यहाँ से I करंट पकड़ोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ पर I1, I2, देन इधर I3, देन I4, I5, ऐसा नाम दे करके फिर ये लूप इक्वेशन ले, लूप इक्वेशन, बड़ा लूप इक्वेशन, जंक्शन लॉ सॉल्व करोगे, V इज इक्वल टू IR निकालोगे, तो I के साथ जो आएगा वही अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। वो भी एक लेंदी मेथड है। और भी अपने पास ऑप्शन है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। तो अब चाहो तो इसको इस तरह से बना सकते हो, तो ये ट्राइंगल टाइप का डेल्टा बनेगा, उसको स्टार में बना दोगे, स्टार बना दोगे तो फिर उसका सीरीज पैरेलल निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ है, पर्टिकुलरली आगे जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोस्ट ऑफिस बॉक्स हो गया, उस पर हम लोग इसको यूज़ करते रहते हैं। और कब बैलेंस्ड होगा वो कंडीशन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, या फिर इसको भी याद रख लेते हैं। प्रूफ करना हो तो आप चाहो तो इसको जब सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड कि अगर R5 को 0 कर दोगे तो ये पोटेंशियल्स बराबर हो जाएंगे, या फिर ये कंडीशंस बराबर कर दोगे तो ये पोटेंशियल बराबर निकल के आ जाते हैं। सो वैसे कई सारे पॉइंट्स हो गए। इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास यूज कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लेंगे और उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म में जाएंगे। अभी तक मैं जो बताएगा उस पर कोई डाउट, कंसर्न, क्वेरी हो तो आप जब पूछ सकते हो, अदरवाइज we will carry forward in the next lecture tomorrow. Yes, sir. Okay, if there's nothing, so see you tomorrow. Thank you.